अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम कहानी कड़वा सच की दूसरी किस्त पेश करने जा रहे हैं। मैं सुबह अच्छी तरह तैयार होकर मतलब पहुंचा तो हकीम साहब ने मुझे देखते ही तंजिया तौर पर कहा, आ गए शहजादे साहब। मुझे उनकी ये बात दिल पर बहुत चुभी। इधर बैठ जा और दिन में सिर्फ 60 मरीजों को टोकन देना और उन्हें बारी बारी भेजना। उनका मतलब मरीजों से खचाखच भरा हुआ था। कोई दर्द की शिद्दत से कराह रहा था, आए मैं मर गया, मुझे दूसरे शहर जाना है। ऐसा भयानक दर्दनाक मंजर मैंने पहली बार देखा था। मैं घबरा गया था। अंदर से हकीम साहब की धाड़ सुनाई दी, अबे लाट साहब के बच्चे, किधर मर गया है? जल्दी पहला मरीज अंदर भेज। ये सुनकर मेरे हाथ पांव फूल गए कि किसको पहले भेजूं। हकीम ने जब ये चुभता हुआ जुमला कहा तो मेरा दिल चाहा कि मैं भी इसी वक्त इसकी सब मरीजों के सामने बेइज्जती करके नौकरी छोड़कर चला जाऊं। मैंने गुस्से पर काबू पाते हुए कहा, जी मैं मरा नहीं हूँ, जिंदा ही हूँ। मैं अपना काम कर रहा हूँ। अरे ये होता है किसी गरीब को मुंह लगाने का अंजाम। कम वक्त खा भी रहे हैं और घुरा भी रहे हैं। बेटा, लगता है तुम इस जहरीले हकीम के पास नए आए हो, एक बूढ़े मरीज ने आहिस्तगी से कहा। ये सिर्फ जबान का कड़वा है और दूसरों की बेइज्जती करता रहता है, लेकिन अपनी जहरीली तबीयत के जहर से मैदा जिगर के दायमी मरीजों का इलाज करता है। एक और मरीज ने हंसते हुए कहा, सुना है बहुत से जहरीले सांपों के जहर से कई बीमारियों का इलाज किया जाता है। उसी बुजुर्ग ने कहा, बेटा जब तक तुम इसके साथ नौकरी के मामले में चल सकते हो चलते रहो। तुम्हारी तनख्वाह क्या तय हुई? मैंने कहा, तकरीबन 70 रुपए और खाना मिलेगा। उसने कहा, अरे बेटा तुम्हें इस दौर में और क्या चाहिए? मेरे बेटे को देखो, 7 पढ़ा हुआ है, इसे कोई 30 रुपए में नहीं सूंघ रहा। लगे रहो बेटा, लगे रहो। हकीम ने मुझे लम्हा ब लम्हा तजलील, दिल दुखाने वाली बातें सुनाता रहा। उसने अपने मतलब के चंबे नुमा दवाखाने में मौजूद जिंदर लाल को भी ना छोड़ा, मगर जिंदर लाल बुरा मनाने की बजाय उसकी बातों का तमस्कराना अंदाज में जवाब देता। मसलन, यस सर, गलती होगी जनाब, माफ फरमाइएगा, कहो तो उड़कर आ जाऊं। उसकी बातों से मतलब में मौजूद मरीज भी हंस पड़े। माहौल में जरा खुशगवारियत महसूस होने लगी थी। हकीम ने मुझे एक बार अपने पास बुलाया। उसके रवैये में इतनी तलखी ना थी, लेकिन मैं सारा दिन ज़हनी तौर पर बहुत अफसुर्दा परेशान सा रहा। खुदा उससे मेरी किसी तरह जान छुड़ा दे। उसके साथ मेरी पहले दिन की नौकरी अच्छे माहौल में ना गुजरी। मैं मतलब की ड्यूटी देने के बाद जब खाने और आराम के लिए मतलब में मौजूद मुलाजमीन की रिहाइश गाह में आया तो वहाँ जिंदर लाल और इदरीस भी मौजूद। जिंदर लाल ने मुझे समझाते हुए कहा, नौकरी में नखरा नहीं, हर हाल में दावेदारी चलती है। तू हकीम की बातों को दिलो दिमाग पर सवार न कर, उसे एक कान से सुन और दूसरे से निकाल दे, जैसा कि हम निकालते हैं। इदरीस ने कहा, उसकी तबीयत से हम मुलाजमीन तो क्या, उसके अपने करीबी रिश्तेदार तक तंग हैं। उसकी बीवी, दोनों बेटियां और बेटा सब खाइफ डरे सहमे रहते हैं। इसी दौरान नथुराम भी मेरे पास आ गया। अरे मेरा लाडला सही सलामत है? उसने मज़ाया अंदाज में मेरे बदन को छूते हुए कहा, तो कहीं रईसुद्दीन की जलीकटी बातों की आग में जल तो नहीं गया? नथु साहब ये बहुत परेशान है, कहता है मैं हकीम की कड़वाहट बर्दाश्त नहीं कर सकता। शेर बन बेटा, नथुराम ने मेरी पीठ ठोंकते हुए कहा, या तो इतनी अच्छी तनख्वाह को देख ले या नौकरी छोड़कर अपने खानदान की गुर्बत से लड़ ले। तू चिंता ना कर, मैं 1 आध महीने में तुझे अपने दामन में समेट लूंगा। मैं जीदार लोगों की कदर करने वाला बंदा हूँ। चलो ए साईं, अच्छी सी इलायची और चोरी के जाफरान वाली चाय बना। चोरी का जाफरान? रईसुद्दीन जितना मालदार है इतना ही कंजूस है, दूसरों का हक मारने वाला इंसान है। जाफरान वो खुद तो कभी ना लेने दे, इसलिए चोरी करना पड़ता है। इस जरा सी चोरी को भगवान माफ कर देगा, बस तू वही कर जैसा हम लोग कहते हैं। तू हमारे साथ रहेगा तो मजे करेगा। उस दिन मुझे एहसास हो गया था कि ये सब मिलकर हकीम रईसुद्दीन को चूना लगाते हैं और ये आपस में मिले हुए हैं।
क्योंकि मेरा पहला दिन था, इसलिए मुझे उनके और हकीम के बारे में पूरी मालूमात ना थी, लेकिन मुझे दोनों तरफ की हकीकत जानने का तजस्सुस पैदा हो गया था। नथुराम ने जिंदरलाल को कहा कि जा नीचे से बाजार से जलेबियां और नारियल के बिस्किट लेकर आ, उसको कुछ जरूरी बातें समझानी है, जरा खुलकर बातें हो जाएं तो बेहतर है। जिंदरलाल चला गया तो इदरीस मेरे करीब आकर बिस्तर में बैठ गया, जबकि नथुराम अपनी जगह खामोश बैठा रहा। कुछ लम्हे वो चुप रहा। देख इबरार, तू अभी हकीम रईसुद्दीन के पास नया है। हकीकत में ये शख्स तबीयत का बहुत कड़वा, बदजुबान, कंजूस है। इसे अपनी बेपनाह दौलत और अपनी काबिलियत का बहुत गरूर है। इसके पास 10 छोटे बड़े मकान हैं और तकरीबन 1.5-2 लाख रुपया कैश मौजूद है। ये मैदा जिगर के इलाज का इतना माहिर है कि ना जाने कहां कहां से अपने इलाज से मायूस मरीज इसके पास आखिरी उम्मीद लेकर आते हैं। ये मैदा जिगर के अमराज के इलाज का मुस्तनद गुरु समझा जाता है। उसने एक अंग्रेज लॉर्ड के मरते हुए बेटे का इलाज किया तो उसने इसे रईसुल हुक्मा का ना सिर्फ खिताब दिलवाया, बल्कि इसको बनारस के बड़े बड़े मालदार आला सरकारी ओहदों के हामिल लोगों से ताल्लुकदारी करवाकर उनका जाती मालिज बनवा दिया। इससे हकीम रईसुद्दीन की जात में मजीद अक्कड़ और गरूर आ गया है। शायद यही वजह है कि इसकी जबान में इमारत और काबिलियत की कड़वाहट का जहर पैदा हो गया है। उसके नजदीक तो हम सब लोग कीड़े मकोड़े हैं। मैंने उससे पूछा, लेकिन ये सब कुछ मुझे बताने का क्या मतलब है? इदरीस ने कहा, मेरी बातें गौर से सुन और दिमाग में बिठा ले इब्रार। यह हकीम हमें हमारी मेहनत से कहीं कम तनख्वाह देने के अलावा हमें सबके सामने जलील करता है। वो इसलिए कि हम गरीब लोग इन जालिम सरमायादारों की चाकरी करने पर मजबूर हैं। ये जो थोड़ा बहुत हम इसके माल पर हाथ फेरते हैं वो हमारी मजबूरी है। तुझे क्योंकि अब नथुराम साहब के पास रहना है, उनका काम क्योंकि रईसुद्दीन हकीम की जायदाद, देखभाल, किराया के मामला, मतलब की जड़ी बूटियों की खरीदो फरोख्त, रुपए पैसे का हिसाब देखना होता है। लिहाजा जैसा ये तुझे कहे वैसा ही तूने करना है। बस तूने अपने कान जबान को इसी तरह चलाना है जैसा कि ये कहे। मैंने कहा, लेकिन मैं अपने फर्ज और ड्यूटी से बेईमानी नहीं कर सकता। मैं एक ईमानदार और शरीफ बाप का बेटा हूँ। ये गलत है। नथुराम जो अभी तक बुत बना मेरी और इदरीस की बातें सुन रहा था, वो भी अपनी जगह से उठा और मेरे करीब आ गया। इब्रार हसन, देख ले, ये जो तुझे 70 रुपयों की नौकरी मिली है सिर्फ मेरे दम से मिली है। तू जरा ठंडे दिल से सोच कि इस दौर में तुझे इतनी अच्छी पगार कहीं मिलेगी। अलीगढ़ के ग्रेजुएट पढ़े लिखे को आजकल ज्यादा से ज्यादा 30-40 रुपए की नौकरी मिलती है और तू तो तकरीबन अनपढ़ ही है। नहीं, मैं 5 जमात पढ़ा हुआ हूँ। 5 जमात? नथुराम ने कहा, भाई बहुत पढ़ा हुआ है तू तो। मैंने नथुराम को कहा, मैं कोई ऐसा गैर कानूनी काम नहीं करूंगा जिससे मेरे हाथों में हथकड़ी पड़े और मैं जेल जाऊं और पीछे मेरे घर वाले अदालतों थानों में रुस्वा। नथुराम ने मुझे यकीन दिलाते हुए कहा, कैसी बातें कर रहे हो मूर्ख? अरे बेवकूफ, मैं तुझे वचन देता हूँ कि मेरे होते हुए तेरा कोई बाल बिका नहीं कर सकता। तेरे खानदान की इज्जत पर कोई हर्फ नहीं आने दूंगा। बस तूने हमारा साथ देना है। इन दोनों की बातें सुनकर मैं शदीद परेशान हो गया था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं इनको क्या जवाब दूं। मैंने नथुराम से कहा, आप ये जो बातें मुझसे कर रहे हैं ये मेरे ज़मीर के खिलाफ है। बेशक मेरी नौकरी चली जाए, मैं ऐसा काम नहीं करूंगा। नथुराम ने तेवर बदल कर कहा, अच्छा ना कर, लेकिन इसका जिक्र किसी से ना करना। तूने अगर ये लगी बंधी नौकरी नहीं करनी तो बेशक रात के अंधेरे में अपने घर लौट जा। हम लोग तो तेरे फायदे के लिए ये सब कुछ कर रहे थे। तू नहीं तो और हजारों आ जाएंगे और वो भी कम पगार पर। इतने में जिंदरलाल के कदमों की आवाजें आने लगी। नथुराम ने कहा, मैंने जानबूझकर उसे नमकीन आइटम लेने के लिए बाजार भेजा था।
इसे हमारे खेल का कुछ इल्म भी नहीं है। वो मेरा भांजा है, उसके और मेरे दरमियान कुछ रिश्तों का एहतराम का पर्दा है। मैं सोचों के गहरे भंवर में चक्कर खाने लगा। जहन किसी नतीजे पर नहीं पहुंच रहा था। जिंदरलाल चाय के आइटम ले आया तो हमने साईं बशीर की बनी हुई जाफरानी चाय पी तो मुझे बहुत मजा आया। नथुराम ने साईं बशीर को 10 रुपए देते हुए कहा, आज इकरार का पहला दिन है, तुम लोग इसे आज सुंदर प्रकाश के होटल का बना हुआ देसी मुर्ग का सालन खिलाओ और खूब अय्याशी करो। मैंने उलझे और परेशान लहजे में कहा, जी मैं अभी घर जाना चाहता हूँ। साईं बशीर कहने लगा, अरे तू कब घर जाएगा और वापस आएगा? परसों जुम्मा है, उस दिन छुट्टी होगी, आराम से पूरा दिन गुजारना। दरअसल मैं उन लोगों की बातें सुनकर दिल ही दिल में खौफजदा हो गया था और किसी बड़ी मुसीबत में न फंस जाऊं। मैंने सोच लिया था कि आज ही ये खतरनाक नौकरी छोड़ दूंगा। जिंदरलाल ने महफिल में मुझे खामोश परेशान देखा तो वो बोला, यार इब्रार हसन, लगता है हकीम साहब की कड़वाहट तेरे हल्क और जहन पर अपना असर दिखा रही है। मैंने तुझे पहले ही कहा है कि अफसरों, मालिकों और बीवियों की बातें एक कान से सुनो और दूसरे कान से निकाल दो। मेरी तो खैर बीवी नहीं है, लेकिन मैं हकीम साहब को उसकी जबान में जवाब देता हूँ। तू मेरी तरह डीठ बन जा और आराम और सुकून से नौकरी कर। उसे क्या मालूम था कि मेरे दिल में क्या चल रहा था। मैं तो उस वक्त नौकरी छोड़कर जाना चाह रहा था, जबकि नथुराम इदरीस खामोशी से दरमियान में मुंह हाँ कर रहे थे। मैं बोझल कदमों से उठा और नौकरी को छोड़ने का पक्का इरादा करके जब अचानक घर पहुंचा, सुबह सवेरे अब्बा की तबीयत खराब हो गई थी और उन्हें शहर के बड़े अस्पताल ले जाया गया। मैं उल्टे पांव विक्टर अस्पताल पहुंचा तो मालूम हुआ कि डॉक्टर ने अब्बा के लिए बड़ी महंगी दवाइयां और टीके लिख दिए हैं और जल्दी लाने को कहा है, वरना अब्बा की जान को खतरा है। अम्मा ने डॉक्टर का लिखा नुस्खा मुझे पकड़ाते हुए हैरान आंखों से मेरी तरफ देखा। उनकी नजरों में पोशीदा सवाल मैंने पढ़ लिए थे। अम्मा फिक्र ना कर, मैं इन दवाइयों का बंदोबस्त करता हूँ। मैं इंतहाई घबराहट परेशानी के आलम में उल्टे कदम हकीम साहब के मतलब मुलाजमीन की रिहाइश का पहुंचा। वहाँ इदरीस, जिंदरलाल, साईं मुझे परेशान हालत में देखकर हैरत ज़दा हो गए। क्या हुआ, खैरियत तो है? घबराहट के आलम में मेरे हल्क से कोई बात नहीं निकल रही थी। मैंने रोते हुए इदरीस के हाथों में डॉक्टर का नुस्खा पकड़ा दिया। मैंने रोती हुई आवाज में